अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए बहुत ही अच्छा सा नावल लेकर आई हूँ। कंप्लीट नावल है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका नाम है हया के रंग और इसकी राइटर है उम्मे माविया। तो इस नावल को आप शुरू करते हैं। वो च्युइंगम चबाती हुई अपनी टेल पोनी हिलाती बस स्टैंड पर पहुंची थी। पूरा बस स्टैंड भरा पड़ा था। वो हमेशा की तरह पास पड़े एक बड़े से पत्थर पर धप से बैठती बस का इंतज़ार करने लगी। इसकी स्याह बड़ी बड़ी आंखें चारों तरफ का जायज़ा ले रही थी। इसके चेहरे पर बेजारगी आया थी। सुबह ताई अम्मी से झगड़ा हो गया था। बस के आते ही वो जल्दी से इसमें सवार हो गई। हया मेरी जान, तुम आ गई, कहाँ थी 2 दिन से? कॉलेज के गेट से दाखिल होते ही महरोज़ हया के गले लगती खुशी से पूछने लगी। बस ज़रा तबीयत ख़राब थी इसलिए छुट्टी कर ली। तू बता कैसे गुज़रे 2 दिन मेरे बगैर? इसके साथ चलती हुई वो अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगी। दिन बहुत बोरिंग गुज़रे। तू बता तबीयत को क्या हुआ? महरोज़ मुंह बनाकर कहती से सवाल करेगी। कुछ नहीं यार, बस वैसे ही, बेनियाजी से कहा गया। ताई अम्मी ने कुछ कहा है क्या? तेरा मूड अभी भी कुछ ख़राब लगता है, महरोज़ ने अंदाज़ा लगाया था। क्या बताऊं, सुबह भी झगड़ा हो गया, नाश्ता भी नहीं कर सकी, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अपने पेट पर हाथ फेरती बेबसी से बोली, अच्छा चल कंटीन कुछ खाते हैं, फिर मुझे पूरी बात बता। महरोज़ ने इसे कंटीन ले गई। चल अब शुरू हो जा। बर्गर और कोक पीने के बाद महरोज़ ने इसे बोलने का कहा। यार छोड़ ना, तुझे तो पता है क्या करती हैं वो। आज बस आप ही को सुबह सुबह बातें सुना रही थी, मैंने 2-4 खरी खरी सुनाई और नाश्ता छोड़कर आ गई। इसने हाथ साफ करते आम से अंदाज में कहा। तो गुस्सा खाने पर मत निकाला कर। चल अब चलते हैं, क्लास का टाइम होने वाला है। वो इसे कहती बैग उठाकर खड़ी हो गई। तुझे पता है क्लास में नया स्टूडेंट आया है, बहुत ही सादा सा है बेचारा। वो देख वहाँ बैठा है। माही से 2 दिन की अपडेट दे रही थी। लड़के को छोड़ यार, तुझे कुछ और नहीं सोचता क्या? हया बेजारगी से कहती किताब खोलने लगी। सुन तो, वो देख तो सही कितना सीधा सा है। इसे तंग करेंगे ब्रेक टाइम में, ठीक है? और वो और काफ़ी ज़हीन भी है, नोट्स वगैरह बनवा लेंगे। माही इसे पूरा प्लान बताने लगी और वो बेजारगी से अपनी टेल पोनी हाथों से घुमाती वहाँ देखने लगी। वो लड़का वाकई सीधा सा था, अकेले ही बैठा, वो किताबों में सर दिए हुए था, किसी से बातचीत भी नहीं करता था। ब्रेक टाइम में वो माही के स्टार पर कंटीन में इसके पास जा बैठी, जो जूस पीने में मसरूफ़ था। इसे देखकर चूका। न्यू एडमिशन हो? इसने सवाल धरा। जी, कोई काम था क्या? इसने जवाब देकर आखिर में सवाल पूछा। नहीं, मेरी दोस्त को तुमसे कुछ कहना है, मैं चलती हूँ। हया माही को वहाँ छोड़कर उठ खड़ी हुई। ऐसे वैसे भी इससे वैसे भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। महरोज इसे जाता देखकर गुस्से से पैर पटकती इसके पीछे लपकी, जबकि वो लड़का अपनी आंखों में अजीब चमक लिए इसकी हवा में लहराती टेल पोनी को देखने लगी। हया, मत बोला करो ना, तुम्हें तो पता है ताई अम्मी का, फिर यूं ही लड़ती हो। सुबह भी भूखी चली गई थी। बुशरा आपी इसके सामने दाल चावल रखती फिक्रमंदी से बोली, ये खाना कैसे लाई और आपने खाया? इसने खाना देखकर सवाल किया। हाँ मैंने खा लिया है, ये मैंने ताई से नज़र बचाकर छुपा लिया था, अब खा लो जल्दी से। वो प्लेट इसके आगे करके जल्दी से बोली। वो चुपचाप खाने लगी थी। इसके जहन में अपने बाप का चेहरा लहराया था। कितने जालिम बाप की औलाद हैं हम दोनों। वो तो अपनी मस्ती में जी रहे हैं, हम यहाँ अजाब में पड़े हैं। वो तंजिया हंसकर बोली। तो बुशरा ने इसे देखा। हया, मत बोला करो ऐसा, जैसे भी हैं वालिदैन हैं हमारे। मैं नहीं मानती इन्हें अपना बाप क्या मिला हमें इनसे? बस जाते हुए अपनी वो सो कॉल्ड जायदाद मेरे नाम कर गए और अब ताया ताई किसी तरह वो हत्याना चाहते हैं, और जिस दिन ये जायदाद भी इनके नाम हो जाएगी, इस दिन हम इस घर से बाहर नहीं, कभी नहीं। ये घर मेरा है, मेरा, और किसी कितनी मजाल जो मेरे ही घर से मुझे निकाले। वो गुस्से से पागलों की तरह बोल रही थी। हया तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, चुपचाप जैसे ज़िंदगी गुजर रही है गुजारो, जायदाद को भूल जाओ, समझी? बुशरा इसका बाजू पकड़े उंगली उठाकर वार्न करने लगी। आपी कब तक ये सब सहती रहेंगी, कब तक? मुझसे ये सब नहीं होता। वो भपरी हुई बेड से उठकर वॉशरूम में घुस गई। बुशरा ने अपना सर हाथ में गिरा लिया। क्या करूं मैं इसका? किसी दिन बहुत जलील करवाएगी। वो फिक्रमंदी से वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखते हुए बोली।
वो ऐसी ही थी, बाप के ज़िक्र पर यूं ही भपर जाती थी, मगर फिर कुछ देर बाद नॉर्मल हो जाती थी। फिर भी बुशरा हर वक्त इसके रवैये से परेशान रहती। इसे डर था कि कहीं वो किसी से कुछ कह ना दे, वरना ताई जीना मुश्किल कर देगी। वो दोनों बातें करती हुई क्लास में जा रही थी, जब एक तरफ इन्हें कुछ स्टूडेंट की भीड़ दिखाई दी। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो दोनों दिक्का मुक्की करती आगे पहुंची तो वही लड़का ज़मीन पर बैठा अपनी किताबें समेट रहा था और कुछ सीनियर्स इसका मजाक उड़ा रहे थे। बाकी सब तमाशा देखने खड़े थे। क्या तमाशा है ये, कोई थिएटर खुला है क्या? चलो सब क्लास में जाओ। वो सबको गुस्से से घूरती आगे बढ़ी। हेलो मिस, तुम दूर ही रहो हमसे, तुम्हारा मामला नहीं। एक सीनियर ने इसे मशा देते इस लड़के पर झुका और इसकी किताबें छीन ली। इसे बहुत बुरा लगा था। वो लड़का बहुत शरीफ मालूम होता था, इसलिए तो कुछ कह नहीं पा रहा था। बस खामोशी से अपना बस्ता लिए खड़ा होकर इस लड़के से अपनी किताबें मांग रहा था। किताबें वापस करो, हया ने सख्ती से इसे कहा तो सीन लड़के ने आईब्रो चाकर इसे देखा। मैंने कहा किताबें लौटाओ। वो अब अल्फाज पर जोर देकर बोली तो मुकाबले का कहका गूंजा। वाह क्या एटीट्यूड है, वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला। मगर इससे पहले वो कुछ और बोलता, हया का जोरदार थप्पड़ इसका गाल लाल कर गया। वो अपने गाल पर हाथ रख के हैरत से इस छटांग बड़ी लड़की को देखने लगा। वो इसके हाथ से किताबें छीन कर इस लड़के का हाथ पकड़े वहां से निकल आई। शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, इसने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया। तुम्हारा नाम? सिकंदर शाह। नाइस। वैसे तुम इतने डरपोक क्यों हो, मुंह तोड़ देते इसका। वो दोनों बेंच पर बैठ गए थे। क्लास तो वैसे भी मिस हो चुकी थी। माही न जाने कहाँ रह गई थी, इसे तो जल्दी जल्दी में वो याद ही ना रही। सच बताऊं तो मुझे लड़ना अच्छा नहीं लगता, और वो थे भी सीनियर्स, अगर मार पटाई कर देते तो। वो खसका कर हंसता कहने लगा, सीधा सीधा कहो ना, डर डर लगता है। हया ने इस पर सीधा सीधा तंज किया था। हा हा, यही समझ लो। वो सर खुजाकर हंसने लगा। वो दोनों अगली क्लास तक बेंच पर बैठे बातें कर रहे थे। इनमें थोड़ी बहुत दोस्ती भी हो चुकी थी। माही ने जब इन दोनों को एक साथ क्लास में आते देखा तो मुंह खोले हैरान रह गई। हया पहली बार किसी लड़के से हंस हंस कर बातें कर रही थी। क्या चल रहा है ये? वो उसके साथ आकर बैठी तो वो पूछे बिना ना रह सकी। कुछ नहीं चल रहा, मुझे नोट्स दे देना, मेरी क्लास मिस हो गई। वो अपनी टेलपोनी झटक कर बेनियाजी से बोली। लो, महारानी साहबा भी आ गई, चलो अब किचन में हाथ चलाओ, बहन के साथ काम करवाओ। वो फ्रेश होकर बाहर आई तो ताई अम्मी इसे ऑर्डर देती ड्राइंग रूम में चली गई। कौन आया है आपी? वो किचन में दाखिल होती बोली। मेहमान है, तो बस ये चाय प्यालियों में डालो, मैं चेंज करके आती हूँ। बुशरा कहती तेजी से किचन से निकल गई। इसे कुछ गड़बड़ लगी तो ड्राइंग रूम के दरवाजे के साथ लगकर खड़ी हो गई। भाई मेरी बेटी तो बहुत सलीके वाली है, बस चाय लाजमात बना रही है, आती ही होगी। ताई अम्मी की आवाज़ पर वो चूकी थी। किसके रिश्ते वाले होंगे? हटो आगे से, क्या कान लगाए खड़ी हो? मिसबा की आवाज़ पर वो पलटी। अच्छा तो तुम्हारा रिश्ता आया है, हया ने तंजिया कहा तो वो मुंह बनाती चाय की ट्रेडी लिए ड्राइंग रूम में घुस गई। मिसबा ताई अम्मी की इकलौती बेटी थी, 25 साल की हो चुकी थी। हर वक्त शादी की टेंशन रहती, मगर कोई रिश्ता भी चंद माह से ज़्यादा ना टिकता। इससे पहले 2 मरतबा मंगनी टूट चुकी है। मोहतरमा की वजह से इनके बड़े बड़े ख्वाब हैं, बड़े बड़े ख्वाब। आप कहाँ जा रही हैं? चाय तो वो मिसबा ले गई है। अपनी बहन को इस तरफ आते देखकर वो बोली, ताई अम्मी ने मुझे भी आने को बोला है। वो होले से कहती ड्राइंग रूम में चली गई। हया भी हैरान से इसके पीछे हो ली। लीजिए ना, मिसबा ने बनाए हैं। हमारी बुशरा तो किसी काम को हार नहीं लगाती, बस बड़ी सुस्त मिजाज है, लेकिन कोई नहीं, शादी के बाद ठीक हो जाएगी। ताई अम्मी मेहमानों को खाना देते हुए साथ में अपनी बोंगियाँ भी मार रही थी। हाँ हाँ, सही कहा ताई अम्मी ने, मिसबा तो काम को हार नहीं लगाती, ये सब भी बुशरा आपी ने ही बनाया है। हया ने टांग अड़ाई थी अपनी बहन की बेइज्जती पर। वो चुप नहीं रह सकती थी। अरे आंटी, आप लोग अमीर तो है ना? वो अब वहाँ मौजूद एक नफीस औरत की तरफ मतवज्जो हुई। वो क्या है ना, हमारी मिसबा आपी को अमीर लड़का चाहिए, इसलिए तो पहले दो मंगनियाँ टूट चुकी हैं। मंगेतरों से फरमाइशों पर फरमाइशें। वो नॉन स्टॉप बोलती। ताई अम्मी को गुरियों को नज़रअंदाज करती गई। अरे ये तो बताएं, आप रिश्ता किस किस का लाई हैं? वो अब वहाँ बैठे मर्दों की तरफ देखकर बोली, ये है मेरा बेटा बुशरा है, बुशरा के लिए मेरे भाई का रिश्ता लाई थी। वो औरत बामुश्किल सख्ते से निकलते हुए बोली, क्या ये भाई आपका? मुझे लगा आपके रिश्तेदार हैं, माजरत के साथ, इतनी उम्र? वो हैरान होती बोली, बेटा तू नौजवान और बेटा वो तो नौजवान पुरकशिश था, मगर भाई बेटा तो नौजवान और पुरकशिश था, मगर भाई 40 साल की उम्र का था। वो ना असल में पहली बीवी फौत हो गई थी, तो मैंने बताया था तुम्हारी ताई अम्मी को।
वो औरत बोलती हुई ताई की तरफ मुड़ी जो लाल बबूका होती हया को देख रही थी। बुशरा भी फिक्रमंदी से हाथ मरोड़ती हया को खींचती हुई बाहर ले जाने लगी। आंटी, मेहरबानी है आपकी, मेरी बहन आपके बुढ़े खुसट भाई से शादी नहीं करेगी। वो जाते जाते भी बाज नहीं आई थी। वो सर झुकाए सोफे पर बैठे ताई फुरकान के सामने खड़ी थी। ताई भी वहीं बैठी कहरबार नज़रों से इसे देख रही थी। मिसबा और बुशरा को अंदर आने से मना कर दिया था। कुछ ज़्यादा पर पुरजे नहीं निकल आए तुम्हारे? ताया की गंभीर आवाज़ ने इसके दिल की धड़कनें तेज़ कर दी। मेहमानों के सामने क्या तमाशा लगाया तुमने? वो झिझकते हुए बोलने लगी। ताया जी, वो बहुत उम्र वाला बंदा था। ताई अम्मी, मेरी आपी की शादी ऐसे बंदे से नहीं कर सकती। इसे तफसील बताई। शादी हुई तो नहीं ना, वो सिर्फ देखने आए थे। हमने कौन सा इन्हें बुशरा को इसी वक्त थमा देना था? ताई अम्मी ने नरमी से कहा। इनका नरम लहजा हया के गले में अटका था। आइंदा ऐसा ना हो, चलो जाओ अब। ताया ने इससे कमरे से जाने का कहा तो सर हिलाती बाहर चली गई। फुरकान साहब और गुलफाम साहब दो ही भाई थे। इनकी शादियां भी पसंद की हुई थी। गुलफाम साहब की बीवी शैला तो सादा तबीयत की थी, मगर फुरकान साहब की बीवी सोबिया इंतहाई शाता दिमाग की थी। इनकी एक बेटी मिसबा और एक बेटा शहरोज था, जो बाहर पढ़ने के लिए 2 साल पहले ही गया था। जबकि गुलफाम की 2 बेटियां बुशरा और हया थी। हया जब 16 साल की थी तब गुलफाम साहब ने दूसरी शादी कर ली और इस घर को छोड़ दिया। जाने से पहले अपनी सारी जायदाद हया के नाम कर गए। ये सदमा सहना शैला के लिए मुश्किल था। सो इनके जाने के 1 साल बाद वो हार्ट अटैक से चल बसी। यूं वो 2 बेटियां अपने ताया और ताई के रहमो करम पर आ गईं। फुरकान साहब बुरे तो ना थे, मगर बीवी के ब्रेन वॉशिंग और हर वक्त की पढ़ाई पट्टियों का असर था कि वो भी अपनी भतीजियों और भाई से सख्त बदगुमान हो चुके थे। यही वजह थी कि अपने भाई गुलफाम को इस घर में दोबारा कभी कदम भी ना रखने दिया। हया ताई के जुल्म सहती सहती अपने बाप से नफरत करने लगी, जो इस अजाब में इन्हें झोंक थे और मुड़कर कभी खबर ना ली थी। क्या हुआ, ताया जी ने कुछ कहा तो नहीं? बुशरा ने इसे कमरे में आते देखा तो पूछा। नहीं, मुख्तसर जवाब देकर वो बिस्तर में घुस गई। ताई ने इससे सब्जी लेने भेजा था। सख्त गर्मी में वो पसीना दुपट्टे से साफ करती सब्जी का शॉपर उठाए रिक्शे का इंतजार कर थी, जब किसी की जोरदार टक्कर से सब्जी का शॉपर फटा और सारी सब्जी सड़क पर ढेर हो गई। या अल्लाह, ये क्या? वो गुस्से से पलटी, मगर मुकाबिल को देखकर चूक गई। आप यहाँ? वो हड़बड़ाती हुई सब्जी समेटने लगी। बुशरा, सॉरी, गलती से हो गया। आप यहाँ इतनी गर्मी में? इसने ग्लासेस उतार कर इसकी मदद करते हैरत से पूछा। जी, घर जा रही हूँ, सब्जी लेने आई थी। वो उठते हुए बोली। चले, मैं भी घर ही जा रहा हूँ, मम्मा को सरप्राइज़ देना था। शहरोज़ इससे लिए गाड़ी की तरफ आया। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। शहरोज़ की आवाज़ ने खामोशी को तोड़ा। मैं 2 दिन से आया हूँ, घर पर सरप्राइज़ देना था, तो अब घर जा रहा था। जी, बुशरा ने मुख्तसर कहा। क्या वाकई? तुम्हारी ताई तो बड़ी जालिम निकली, बुढ़े से शादी तेरी आपी की। माही हैरान हुए जा रही थी। बस कर, अब मुंह बंद कर ले, मक्खी चली जाएगी। हया मुंह बनाकर बोली तो माही ने आंखें घुमाकर इसे देखा। हेलो गाइस, कैसी हो? सिकंदर की आवाज़ पर वो दोनों चूकी। हेलो, हम ठीक, तुम सुनाओ? माही इसके साथ बातों में लग गई। हया खामोशी से जूस पीने लगी। तुम ठीक हो? कोई प्रॉब्लम है? सिकंदर ने हया को चुप देकर पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम लोग बातें करो, मैं चलती हूँ। आपी का मैसेज आया है, जल्दी आने का कहा है, वो कहती हुई बैग उठाकर खड़ी होगी। अच्छा, पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो बोर हो जाऊंगी। माही मुंह बनाकर बोली। खैर है, तुम पढ़ना और मुझे नोट्स भेज देना। मैं चलती हूँ। वो माही को हक करके वहाँ से निकल गई। गेट पर खड़े इसे 5 मिनट हुए थे, लेकिन कोई रिक्शा नहीं मिल रहा था। मैं ड्रॉप कर देता हूँ। सिकंदर की आवाज़ पर वह पलटी। आप कहाँ जा रहे हैं? इसने इसका सवाल नज़रअंदाज करते पूछा। मुझे कुछ काम था, आपको भी ड्रॉप कर देता हूँ, चलें? वो कहता हुआ आगे बढ़ गया। हया ने गौर से इसे देखा। कॉलेज यूनिफॉर्म में, बालों को अच्छे से सेट किए, सुर्ख और सफ़ेद रंगत तराशी हुई बुरी दाढ़ी। वो अपने हुलिये से बहुत वजीह नौजवान था। कहीं से भी नहीं लगता था कि वो इतना भोला होगा। अगर इसमें थोड़ा सा एटीट्यूड भर दिया जाए तो वो हर लड़की का क्रश हो सकता है, मगर इसकी हद से ज़्यादा मासूमियत इसे सूट नहीं करती। वो सर झटक कर दूसरी तरफ मुड़ गई। आए नाम, सिकंदर ने इसे ना आते देखकर आवाज़ दी। हया ने इसकी चमकती हुई सफ़ेद फॉर्च्यूनर कार देखी तो दंग रह गई। ये तुम्हारी है? इसने पूछा। नहीं, दोस्त से ली थी, थोड़ी देर के लिए, मुझे कुछ काम है ना? इसने मुस्कुराकर कहा तो हया ने मुंह बनाया। सॉरी, लेकिन मैं चली जाऊंगी। मन होने के बावजूद इसके साथ नहीं बैठी। अगर ताई को पता चलता तो नया तूफान खड़ा कर देती, और वैसे भी यूं किसी गैर मर्द के साथ अकेली नहीं जा सकती थी।
शेरोज़ भाई आप कब आए? वो फ्रेश होकर बाहर निकली तो शेरोज़ को लाउंज में बैठा देखकर चूँकि आज दोपहर में ही आ गया था। कैसी हो? वो मुस्कुराकर जवाब देता इसका हाल हवाला पूछने लगा। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी रही पहाड़ी पढ़ाई? और इसके सामने वाले सोफे पर बैठते पूछने लगी। शेरोज़ एक हंसमुख और खुश अखलाक 24 साल का नौजवान था। इस घर में हया की शेरोज़ से थोड़ी बहुत बनती थी क्योंकि वो दूसरों की तरह तंग नज़र और खड़ूस नहीं था। अलबत्ता बुशरा को वो बचपन से पसंद करता था। इसका इल्म सब घर वालों को था, मगर सोबी बेगम ये कहकर बात ख़त्म कर देती कि ये वक्ती कशिश होती है, अभी ना समझ है, जब थोड़ा समझदार होगा तो ये मोहब्बत का भूत खुद ही उतर जाएगा। आप ही बस करें, आप थक गई होंगी, जाएं नहा लें, देखें पसीने में भरी हुई हैं, बाकी काम मैं कर लूँगी। हया बुशरा को तीसरी बार कह चुकी थी। हाँ बस ये सलाद बना लूँ बस। वो छुरी और प्याज पकड़े बोली तो हया ने इसके हाथ से छुरी ले ली। जाए मैं बना लूँगी, वो सख्ती से बोली तो बुशरा मुस्कुरा कर इसका घास सराती किचन से निकल गई। महारानी हाथ चला लो, तुम भी शादी 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 लगा रखी है मगर काम एक नहीं आता। किचन के सामने सामने से गुजरती मिसबा को देखकर हया को तब चढ़ी थी। मैं काम से ही जा रही हूँ, तुम्हारी तरह अब जाहिल तो हूँ नहीं जो किचन में ख्वार हूँ। मिसबा मुंह बनाती आगे बढ़ गई। ये जाती कहाँ है आखिर? हया से गेट के बाहर जाता देखकर बड़बड़ाई। खैर मुझे क्या, वो सर झटक कर काम में लग गई। अमेजिंग यार, ये खाना बहुत मिस किया मैंने। रात के खाने पर शहरोज़ ने तारीफ़ों के पुल बांध दिए। ताई सोबिया और मिसबा जलती कुर्ती बुशरा को देख रही थी, जबकि हया मुस्कुरा मुस्कुरा कर बुशरा के हाथ के खाने की तारीफ़ें कर रही थी। मेरी आपी के हाथ में तो जादू है, तुम दोनों भी खाओ ना बैठकर। शरोज़ ने इन दोनों को खाना सर्व करते देखकर कहा। नहीं बेटा, इन्हें रहने दो, नौकरानी की हैसियत है इन दोनों की, हमारे साथ बैठकर नहीं खा सकती। ताई ने हया के बोलने से पहले लुकमा दिया। व्हाट रबिश मामा, वो नौकरानियाँ नहीं फैमिली मेंबर हैं, क्या नॉनसेंस बातें कर रही हैं। शहरोज़ बदमज़ा हुआ था। तुम बैठो, तुम दोनों खाना खाओ। अब वो हया बुशरा से मुखातिब हुआ। हया ने भी शुक्र किया था कि इस बहाने इन्हें अच्छा खाना खाने को मिल गया था। रोज़ की दाल चावल खा कर वो उकता गई थी। खाने पर तायाजी नहीं थे, वो जल्दी खाकर सो जाते थे, वरना किसी के मजाल जो खाते वक्त फजूल गुफ्तगू हो। अरे यार, तू यहाँ कब वापस आया? शेरोज़ किसी काम से बाहर आया था जब इसे अपने पुराने दोस्त की आवाज़ ने चुकाया। कैसा है? मुझे कुछ ही दिन हुए हैं वापस आए, तू बता कहाँ गुम है? और ये वर्दी? शेरोज़ इससे गले मिलते पुरजोश आवाज़ में पूछने लगा। हाँ मैं SHO हूँ इस इलाके का। उसके हैरान होने पर मुस्कुराकर बोला। वाह यार, 2 साल में बाहर क्या रहा, तू इस पूरे इलाके का मालिक बन गया। हाँ हाँ, शेरोज़ हंसते हुए बोला। वैसे एक बात बता, सिकंदर नहीं SHO सिकंदर। शेरोज़ ने SHO पर जोर देकर आंख दबाई। शादी कर ली? वो बोला तो सिकंदर मुस्कुराया। नहीं यार अभी कहाँ। वो सर नफ़ी में हिलाने लगा। क्यों, कोई पसंद भी नहीं आई क्या? शेरोज़ ने इसके बाजू पर हल्का सा मुक्का मारा। एक पसंद है तो, लेकिन अभी से बताया नहीं है, न जाने वो क्या सोचे। वो गहरी सांस लिए बोला। बता दे, इजहार कर दे से पहले किसी कोई और ले उड़े। शेरोज़ ने कहा तो वो सर हिलाने लगा। अच्छा चल घर आना तो, अभी मैं चलता हूँ, डैड का ऑफिस संभाल रहा हूँ ना, आजकल थोड़ा बिजी हूँ। जब फ्री हुआ तो घर आना, फिर गपशप लगाएंगे। शेरोज़ इससे गले लगा कर कहता चला गया, जबकि सिकंदर भी कुछ सोचता हुआ अपनी पुलिस जीप में बैठ गया। पानी पिला दो बुशरा। वो थका थका सा आया तो किचन में खड़ी बुशरा से मुखातिब हुआ। वो सोफे पर बैठा तो बुशरा ने पानी का गिलास आगे किया। पानी पीते हुए वो इसका जायज़ा लेता रहा। पुराना सा लोन का जोड़ा जो धोने से घिस चुका था, सर पर चादर अच्छे से ओढ़े वो कन्फ्यूज सी इधर उधर देख रही थी। ये मंजर शेरोज़ के दिल को छू गया। तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं क्या? कितने दिनों से तुमने यही जोड़ा पहन रखा है? इसके अचानक कहने पर वो गड़बड़ा गई। अच्छा चलो चाय बना दो, मैं कमरे में जा रहा हूँ। वो तेज़ी से कहता गिलास इसे पकड़ाकर कमरे में चला गया। बुशरा गिलास लेकर किचन में आ गया। इसका पूरा बदन लर्ज रहा था। वो मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? मम्मा प्लीज़ कुछ करें। शेरोज़ इस बुशरा में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हो रहा है, ऐसा ना हो कि कल को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। मिसबा भी अभी शेरोज़ और बुशरा को देख कर आई थी। मैं भी देख रही हूँ, कुछ करती हूँ। सोबे कुछ सोचते हुए बोली। अच्छा मम्मा, मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ, वो मेरी कुछ फ्रेंड्स आज आउटिंग पर जा रही थी। वो बोलती हुई वहाँ से उठ गई। हाय गर्ल्स, कैसी हो तुम दोनों? सिकंदर ग्राउंड में बैठी हया और माही के पास बैठा। ठीक हैं, तुम सुनाओ? हया ने खुशगवार लहजे में कहा। मैं भी ठीक, तुम कुछ ज़्यादा ही ठीक लग रही हो। सिकंदर इसके खुशगवार लहजे पर हैरान हुआ था। अमूमन वो हर वक्त बेजार ही रहती थी। हाँ मैं खुश हूँ। हाँ मैं खुश हूँ आज, क्योंकि आपी और शेरोज़ भाई करीब आ रहे हैं और मुझे यकीन है कि शेरोज़ भाई आपी से शादी करेंगे। वो खुशी से बोली। शहरोज़? सिकंदर ने सवाली अंदाज में कहा। हाँ मेरे कज़न हैं, कुछ दिन पहले ही बाहर से पढ़कर आए हैं। हया ने बताया तो उसने गर्दन हिलाई। इससे क्या हुआ है? इसने माही की तरफ इशारा करके पूछा। टेस्ट तैयार नहीं था, इसे मैम से
काफ़ी डांट पड़ी है। हया ने हंसी दबाते कहा तो माही ने इसे घूरा। हया तुमसे ज़रूरी बात करनी है, मेरे साथ चलोगी? सिकंदर ने थोड़ा झिझक कर कहा। कहाँ जाना है? हया ने पूछा। कॉलेज की बैकग्राउंड में जाना है, बैकग्राउंड में जाना है, चलो। वो खड़ा होते हुए बोला तो हया इसके हमरा चल पड़ी। माही भी बैग उठाकर थोड़ा आगे खड़ी होगी। कुछ देर बाद हूटिंग की आवाज़ पर वो चूंकि चलती हुई वहाँ पहुँची तो भुंचा कर रह गई। चंद लड़के और लड़कियां फूल लिए एक तरफ खड़े थे और सिकंदर ज़मीन पर एक घुटने के बल बैठा हया के आगे हथेली फैलाई से प्रपोज कर रहा था। हया, मैं तुमसे शिद्दत की मोहब्बत करता हूँ, अपना लो मुझे, वो एक उम्मीद से बोला। हया फटी आंखों से इसे देख रही थी। अचानक इसका हाथ उठा और फिजा में चिराग की आवाज़ के साथ खामोशी छा गई। माही का हाथ बेसाख्ता अपने मुंह पर गया। सिकंदर अपने गाल पर हाथ रखे हैरत से इसे देख रहा था। घटिया इंसान, शर्म नहीं आई? मैं तो तुम्हें सीधा साधा समझती थी, हंसकर दो बातें क्या कर ली, तुम तो सर चढ़ गए हो। वो गुस्से से बोलती चली गई। हया मेरी बात सुनो। वो अब उठकर इसे समझाने लगा मगर हया ने हाथ के इशारे से इसे रोक दिया। तुम मर्द ऐसे ही होते हैं, हर लड़की को बुरी नज़र से देखने वाले, और जब लड़की फंस जाए तो इसे बर्बाद करके छोड़ जाने वाले। हया नफरत से इसे कहती वहाँ से तनफन करती निकल गई, जबकि सिकंदर बुद्ध बने से जाता देखने लगा। हया ये क्या किया तूने? पागल हो गई है क्या? कम से कम इतनी बेइज्जती तो ना करती। वो दोनों कंटीन में बैठी हुई थी। माही कब से इस पर बरस रही थी। तू जानती है ना माही सब कुछ, मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। हया ने मेज़ पर लगे रंग को खुशरते हुए कहा। हया मेरी जान, सब मर्द एक जैसे नहीं होते, तूने इसकी आंखों में मोहब्बत नहीं देखी। माही ने समझाना चाहा। नो माही, अब और इस मामले पर बात नहीं होगी, इट्स ओवर। वो दो टोक कहती उठकर कंटीन से निकल गई। माही बेबसी से गहरी सांस लेकर रहेगी। वो वहीं सर पकड़कर बैठी थी। जब सिकंदर से तेजी से ज़्यादा दिखाई दिया, वो बैग उठाती भागकर इसके पीछे गई। सिकंदर सिकंदर स्टॉप, लिसन टू मी। वो इसे आवाज़ें देने लगी तो वो रुक कर इसे देखने लगा। हम बाहर चलकर बात कर सकते हैं, माही ने सवाली अंदाज में कहा। सॉरी सिकंदर, हया ने जो कुछ किया माइंड मत करना प्लीज़। वो दोनों कैफ़े में बैठे थे। माही से कुछ बताना चाहती थी। माही, मैंने इससे टूटकर चाहा है, पहली नज़र में ही मैं इस पर दिल हार बैठा था। मैं इससे अच्छा नहीं लगता था तो ठीक, लेकिन इसने मेरी मर्दानगी पर थूक दिया है। माही, मेरी बेइज्जती की है। सिकंदर कब से बोला। इसकी आंखें लाल हो रही थीं। सिकंदर, जिस कब से वो गुजरी है इसका अंदाज़ा भी नहीं है तुम्हें। माही के अल्फाज पर वो चूका। क्या मतलब सिकंदर? इसने माही कुछ कहती से पहले ही किसी ने इसका हाथ पकड़ कर से खींचा। हया दोनों के मुंह से बैग वकर निकला था। हया गुस्से से लाल होती इन दोनों को घूर रही थी। मैं नहीं फंसी तो मेरी दोस्त पर डोरे डाल रहे हो। सिकंदर से मुखातिब होती वो माही की तरफ पलटी। माही कमीनी। वो गुस्से से और गम से फट पड़ी। कैफ़े में मौजूद लोग इनकी तरफ देखने लगे। हया प्लीज़ एक बार बात तो सुन ले। तू जानती थी ना इसने मुझसे दोस्ती इसलिए की थी ताकि बाद में ये मुझे प्रपोज कर सके। हया के जुमले पर माही ने सर झुका लिया। लानत है तेरी दोस्ती पर, वो गुस्से से कहती कैफ़े से निकल गई। माही से आवाज़ें देती बाहर भागी मगर वो रक्शे में बैठ चुकी थी। वो बेबसी से अपने पीछे खड़े सिकंदर को देखती आगे बढ़ गई। सिकंदर बुत बना वहीं खड़ा रह गया। अगले कई दिनों तक सिकंदर कॉलेज नहीं आया था। हया बज़ाहिर लापरवाह थी मगर इसे अपने किए पर शर्मिंदगी हो रही थी। इसे कम से कम इसकी इतनी बेइज्जती नहीं करनी थी। माही ने इसे बहुत मुश्किलों से मनाया था, इसलिए अब वो दोबारा इसका जिक्र नहीं करती थी। मॉम प्लीज़, मुझे आप की किसी दोस्त की बेटी में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे नहीं करनी शादी, जब करनी होगी बता दूंगा। शहरोज़ उकताकर बोला था। पिछले कुछ दिनों से सोबी इसके कान खाए जा रही थी। अपनी दोस्त की बेटी से उसकी जल्द जल्द शादी करवाना चाहती थी। शहरोज़, मुझे साफ साफ बता दो कि तुम चाहते क्या हो। सोबी तंग आकर गुस्से से बोली। वो इस वक्त कमरे में मौजूद थे। सीधी सीधी बात है, मैं बुशरा से शादी करूंगा। इसने आखिर कह ही डाला था। अपने अल्फाज से वो सोबिया को साकत कर गया था। तुम होश में तो हो? क्या बकवास कर रहे हो? वो लड़की नौकरानी बनने के लायक नहीं है और तुम इसे इस घर की बहू बनाना चाहते हो। जिसका डर था वही हुआ। सोबिया के तो तन बदन में आग लग गई थी। मौ, वो मेरी बचपन की मोहब्बत है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। वो दो टोक कहकर उठा था। शहरोज़, होश के नाखूनों, इस लड़की से शादी करने से पहले मेरी लाश से गुजरना होगा तुम्हें। सोबी भी उठ खड़ी हुई और तैश के आलम में बोली। मोम प्लीज़, क्या हो गया है आपको? अपने बेटे की खुशी से ज़्यादा आपको अपनी ज़िद अजीज़ है। वो अपनी माँ के हाथ पकड़कर बेबसी से बोला। तुम्हारी हर बात मानूंगी लेकिन बुशरा को कभी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। सोबिया भी ज़िद की पक्की थी। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा फिर मैं शादी तो कर लूँगा मगर फिर दोबारा अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा। वो कहकर कमरे से निकल गया। सोबिया वहीं सर पकड़कर बैठ गई। गाड़ी की आवाज़ पर वो उठकर बाहर गई। शहरोज़ जा चुका था। ये सब इस कमीनी की वजह से हो रहा है, मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। वो गुस्से से कहती। बुशरा के कमरे में गुस्से से पागल होती अंदर दाखिल हुई। बुशरा कमरा साफ कर रही थी। बेहया, तुझे इस घर में रखा हुआ है, क्या ये कम है?
जो अब मालकिन बनने के ख्वाब देख रही है। मेरे बेटे पर क्या जादू किया तूने, बोल। वो इसे बालों से पकड़कर घसीटती हुई बाहर लाई। कॉलेज से वापस आती हया ये मंजर देखकर दहल गई। ताई अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़े मुझे। बुशरा दर्द से कराती अपनी सफाई दे रही थी। छोड़े, इसे क्या कर रही हैं। हया गुस्से से ताई को धिक्का देती हुई बुशरा को उठाने लगी। सोबिया दो सोफे से जा लगी। आज नहीं छोड़ूंगी इस कमीनी को। वो पागलों की तरह उठी और पास पड़ा गुलदान उठाकर बुशरा के सर पर दे मारा। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि कोई कुछ समझ ना पाया। हया साकत से बुशरा के सर से निकलता खून देख रही थी। सोबिया आंखें फाड़े अपने खाली हाथों को देख रही थी। शहरोज सीधा सिकंदर के पास आया था, जो इस वक्त किसी केस के सिलसिले में हॉस्पिटल के पास आया था। इससे पहले कि वो दोनों कुछ बातें करते, शहरोज का फ़ोन बज उठा और वह परेशानी में भागता हुआ वापस लौट गया। सिकंदर से आवाज़ें देता रह गया। वो वहीं तफ्तीश में मसरूफ़ था जब शहरोज़ किसी लड़की को बाहों में भरे तेज़ी से हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। इसके पीछे एक और लड़की भी थी जो परेशानी में भागती हुई इसके पीछे जा रही थी। इसकी टेल पौनी ढीली हो चुकी थी। वो कॉलेज यूनिफॉर्म में थी। इसके चेहरे पर दुख और गुस्सा नुमाया था। हया, शहरोज़ और हया का क्या रिश्ता है। वो चूक गया। रुख फेर कर वो दूसरी तरफ देखने लगा। मुबादा हया इसे देख ना ले। कुछ देर बाद शहरोज़ थका सा इसके पास आकर बैठ गया। क्या हुआ, खैरियत? सिकंदर ने फ़ौरन से पूछा। शहरोज़ सरदार भर कर इसे सब कुछ बताने लगा। हया तुम्हारी कज़न है? वो शौक सा पूछने लगा। हाँ, मगर तू क्यों हैरान है? शहरोज़ ने चूक कर पूछा। बस यूं ही। अच्छा तू चल अंदर, ये पुलिस केस है। ऐसे तो तेरी मॉम को मैं नहीं छोड़ूंगा। सिकंदर दांत पीस कर बोला। सिकंदर, मेरी समझ से सब बाहर, मैं फंस चुका हूँ। शहरोज़ बेबसी से बोला। तू फिक्र मत कर, भाभी कैसी हैं? सिकंदर से तसल्ली देकर बुशरा का पूछने लगा। जख्म काफ़ी गहरा है लेकिन खतरे की बात नहीं है, इसे कुछ देर में होश आ जाएगा। शहरोज़ इसे बताने लगा। बीबी, तुमने जानलेवा हमला किया है इस लड़की पर, ऐसे तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सोबी सुबह से जेल की सलाखों के पीछे थी, भूखी प्यासी पुलिस वालियों के डंडे खा रही थी। सिकंदर कुर्सी पर बैठा फाइल्स पढ़ रहा था जब फ़ोन की घंटी बजी। यस सर। सिकंदर, तुम जानते हो तुमने क्या किया है? मशहूर बिजनेसमैन और मेरे दोस्त फुरकान साहब की वाइफ को अरेस्ट किया है। डीआईजी साहब की बात पर वो गहरी सांस लेकर रह गया। सर, इन पर तशद्दुद का केस दर्ज हुआ है। किसने किया ये केस दर्ज? उन्होंने कहा। सर, मेरे दोस्त की मॉम है, वो उन्होंने अपनी जेठ की बेटी पर बिला वजह तशद्दुद किया, इसकी जान भी जा सकती थी। वो बोला। अभी कि अभी इन्हें घर छोड़कर आओ, एक आंच भी ना आए इन्हें। अपनी बात कहकर वो कॉल काट दी गई। सोबी वापस आ गई थी। सिकंदर से घर छोड़ गया था मगर थाने का एक दिन ही इसकी अकल ठिकाने लगा चुका था। ताया फुरकान ने भी इन्हें खूब सुनाई थी जबकि हया ने इनका सामना करना छोड़ दिया था। वो बुशरा की देखभाल खुद ही कर रही थी। घर के काम के लिए शहरोज़ ने मुलाजमा का बंदोबस्त कर दिया था। वो खुद भी अपनी माँ से कतराता फिर रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था इसकी माँ इस हद तक गिर सकती है। न जाने क्या क्या जुल्म करती रही होगी। शहरोज़, खुदा के लिए मुझसे खफा मत हो, बात करो मुझसे। वो इसके कमरे में आकर बेबसी से बोली थी। इकलौते बेटे का कतराना इन्हें चुभ रहा था। वो खामोशी से उठने लगा तो इसका हाथ पकड़कर वहीं पास बैठा लिया। माफ़ कर दो मुझे प्लीज़। पूरा घर इनकी इस हरकत पर ही इससे खफा था। मिसबा ने भी माँ से खुफगी जाहिर की थी। कम से कम इसे मारना तो नहीं था। ये काम आप अक्ल से भी कर सकती थी। इसकी बात से वो आजिज़ आ गई थी, इसलिए अब कोई दूसरा रास्ता ढूंढ रही थी। मॉम, आपने बहुत गलत किया। इस बेचारी को कुछ हो जाता तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है सोच कर कि मेरी माँ इतनी जालिम है। शहरोज़ तासुब से बोला। खैर, माँ थी, वो इसके लिए पिघल गया मगर दिल से मैल ना गया था। इसे अब अपनी माँ पर भरोसा नहीं रहा था, इसलिए इसने इन्हें बाकायदा कहा था कि आइंदा इसे कोई डांटे भी ना। हया, बुशरा आप ही ठीक तो है ना? माही फ़ोन पर हया से बुशरा की तबीयत पूछ रही थी। हाँ ठीक है, तू सुना कॉलेज में क्या चल रहा है? हया ने पूछा तो कॉलेज का था मगर इसके जहन में सिकंदर घूम रहा था। हाँ, सब ठीक चल रहा है, बस तेरे बगैर बोर हो जाती हूँ, माही ने उदासी से कहा। शाम में इसके लिए नया तूफान खड़ा था। ताया को किसी ने न जाने क्या कहा था कि उन्होंने हया का कॉलेज आना बंद कर दिया। ताया, अबू लेकिन मेरी पढ़ाई तो ख़त्म होने देते। वो दुख से बोली थी। मैं किसी किस्म का ख़तरा मोल नहीं ले सकता। मेरी भी कोई इज्जत है। राह चलते लोग मुझे ये कहते हैं कि आपके घर की लड़की लड़के के साथ घूमती हुई दिखी है। ताया, अबू भपड़ कर बोले। झूठ है ये, ऐसा कुछ नहीं है। ज़रूरी है कि वो मैं ही हूँ। किसी ने मेरा नाम तो नहीं लिया ना? वो तड़प कर चीखी थी। इसके किरदार पर खुल्लम खुला इल्ज़ाम लगाया गया था। इस घर में एक तुम ही हो जो कॉलेज जाती हो। वो कुछ जताकर बोले। वो मिसबा भी तो हो सकती है ना? आधा दिन तो वो घर होती ही नहीं और मैं सिर्फ कॉलेज जाती हूँ बस। आप पूछिए इस शख्स से कि क्या मैं ही थी या कोई और? वो गुस्से से फट पड़ी। ए लड़की, तमीज़ से रहो, मिसबा तुमसे बड़ी है और हमारी बेटी हमारा गरूर है। वो गर्दन कड़ाकर कहते वॉकआउट कर गए जबकि वो वहीं खड़ी साकत व जामद हो चुकी थी। शहरोज़ भाई, मैं अपनी पढ़ाई का हर्ज बर्दाश्त नहीं कर सकती। कम से कम मेरा ये साल तो मुकम्मल होने
दें। वो शिरोज़ के पास बात छेड़ने पर गुस्से से बोली, शर्म तो तुझे बिल्कुल नहीं आती। एक तो पढ़ाई के बहाने न जाने क्या बेहूदगी करती रही और जब पकड़ी गई तो मानती ही नहीं। मैं तो कहती हूँ तुझे भी कहीं ब्याह कर जान छुड़वाए वरना नाक कटवाएगी। सोबी जले हुए अंदाज में बोली, हाँ मेरी शादी करवा लो, अपनी तो ब्याही नहीं जाती और चली हैं मेरी शादी करने। वो तंजी अंदाज में बोली तो सोबिया आग बुगला हो गई। ज़बान काबू में रखो वरना अच्छा नहीं होगा। बामुश्किल खुद को कुछ करने से रोका था, वरना इनका दिल चाह रहा था कि इसका गला दबा दे, मगर थाने की हवा ने फिलहाल इस काम से बाज रखा। बस कर दो तुम दोनों, हया तुम कमरे में जाओ, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। इतनी देर से खामोश बैठे शिरोज़ ने इन दोनों को रोका। हया बेबसी से सर झुकाए कमरे में चलेगी। मोम, हया कॉलेज जाएगी, इसके पेपर्स हो जाएं, फिर हम इसकी शादी का सोचेंगे। वो सोबे को दो टोक कहता वॉकआउट कर गया। ये क्या सुना मैंने, तुमने हया को कॉलेज जाने की इजाज़त दे दी? फुरकान साहब रात डाइनिंग टेबल पर बैठे ही शेरों से मुखातिब हुए। जी। वो मुख्तसर बोला, हमने मना किया था मगर हमारी बात की अहमियत नहीं रही है ना। वो गंभीर आवाज़ में बोले तो शेरों समेत सब ने ही इन्हें देखा। डैड ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि यूँ किसी के कहने पर इसके किरदार पर उंगली ना उठाएं। इसका ये तलीमी साल मुकम्मल हो जाए, फिर इसके बाद जो आप कहें। शेरोज़ ने एहतराम से इन्हें तफसील बताई तो वो सर हिलाने लगे। ठीक है, लेकिन ये आखिरी बार है, अगर मुझे शिकायत का मौका मिला तो अच्छा नहीं होगा। वो कहते हुए खाने में मसरूफ़ हो गए। सोबी बेगम पहलू बदल कर रहेगी, जबकि हया का दिल मुतमिन हो गया। कोई तो था जो इन दोनों बहनों से हमदर्दी रखता था। हया तू आ गई, आप ही कैसी हैं? अब वो कॉलेज में दाखिल हुई तो मामा माही को मुंतज़िर पाया। हाँ ठीक है वो, तू बता कैसी है? वो नॉर्मल से अंदाज में बोली। इन दोनों का रुख क्लास की तरफ था। ठीक हूँ, माही भी मुख्तसर बोली। माही एक बात बता, हया क्लास में नज़र दौड़ाती हुई बोली। यार वो सिकंदर नहीं आया? वो थोड़ी झिझकती हुई बोली। नहीं, वो तब से कॉलेज में नज़र नहीं आया, तूने इसे काफ़ी डिस्कार्ड कर दिया है। माही ने गहरी सांस लिए कहा, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं। वो बोली तो माही ने तिरछी नज़र से उसे देखा। तुझे क्या फ़िक्र है, सब खैरियत है ना? हया इसकी बात पर गड़बड़ा कर इधर देखने लगी। माही ने अफसोस से उसे देखा। तुम छुट्टी के वक्त हया शेरोज़ के साथ घर आ चुकी थी। माही बस इंतज़ार कर रही थी जब सामने सिकंदर को पुलिस यूनिफॉर्म में देखकर हैरत से भौंचा गई। माही, सिकंदर भी हैरान हुआ था। तुम एसएच हो तो कॉलेज में क्यों आए थे? धोखेबाज। हया सही थी, तुम वाकई लड़कियों को फांसते हो। वो दोनों इस वक्त करीब पड़े बेंच पर बैठ गए थे। देखो माही, कॉलेज स्टूडेंट बनने के पीछे मेरा ख़ास मकसद था, मैं गलत नहीं हूँ। मैं वाकई हया को चाहता हूँ। तुम प्लीज़ मुझे वो सब बताओ जो उस दिन कैफ़े में नहीं बता सकी थी। सिकंदर मिन्नत भरे लहजे में बोला। माही को इस वक्त वो मासूम और भोला भला सा सिकंदर नहीं लगा था। पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस बालों को सेट किए वो हैंडसम और दिल धड़का देने वाला एक हीरो लगा था। हया को जब तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो वो ज़्यादा गुस्सा होगी। वो पहले ही तुम्हें रिजेक्ट कर चुकी है। वो बोली, मैं इसे मना लूँगा, मैं इसका दिल जीत लूँगा, बस तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। सिकंदर कुछ सोचकर बोला। सिकंदर इसके ज़हन में मर्दों की गलत इमेज बैठ चुकी है। तुम वाही लड़के हो जिसे इसने दोस्त बनाया, मगर तुमने इसका इत्तेबार तोड़ दिया। इतनी जल्दी इसे प्रपोज नहीं करना चाहिए था। वो कहती चलेगी। इसके वालिद दूसरी शादी करके इनको ताया के सर थोप गए। माँ की वफात हुई तो ताई ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। ताया ने कभी इनका दिफा नहीं किया। घर से निकलती तो आवारा लड़के रास्ते रोकते थे। इसे मर्दों से नफरत सी होने लगी थी और फिर वो एक होशियार और लड़ाका लड़की बन गई। हर एक से अपना हक वसूल करना है, इसे अच्छे से आता है, तुम्हें इसकी नज़र में अच्छा बनना होगा। वो इसे बताती गई। सिकंदर गौर से इसकी बात सुनकर सर हिलाने लगा। हाय कैसी हो? वो दोनों ग्राउंड में बैठी बातें कर रही थी जब सिकंदर वहाँ टपक पड़ा। माही ने इसे गौर से देखा और पहले की तरह सादा मासूम हुलिये में था। ठीक है, हम तुम सुनाओ, इतने दिन से कहाँ थे? माही ने महारत से एक्टिंग करते हुए कहा, जबकि हया इन दोनों को इग्नोर किए हाथ में पकड़ी किताब को घो रही थी। तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तुम लोगों ने तो हाल चाल भी नहीं पूछा मेरा। इसने मुँह बनाकर बताया तो हया ने टेढ़ी नज़र से इसे देखा। हया, तुम्हें क्या हुआ है? और अब हया की तरफ मतवज्जो था। कुछ नहीं, इसने मुख्तसर जवाब दिया। अच्छा चलो, क्लास का टाइम हो गया है, चलते हैं। वो कहकर उठ गया। वो दोनों भी उठ खड़ी हुई। ये नॉर्मल बिहेव क्यों कर रहा है? क्लास में पहुंचती हया ने महरोज से पूछा। तो क्या तुम्हारे गम में बैठा रहे? तुमने इससे इतना जलील किया और इसकी मोहब्बत देखो, वो फिर भी नाराज़ नहीं है। महरोज ने इसे घूरा। हया सर झटक कर बैठ गई। हया, हर मर्द एक जैसा नहीं होता, तुमने देखा नहीं कि इसकी आंखों में कितनी मोहब्बत है तुम्हारे लिए? माही ने इसे दोबारा मुखातिब किया। अगर तुम्हें इससे बहुत हमदर्दी है तो कर लो शादी, मेरी
तो तुम कर लो शादी, मेरी जान बख्श दो। वो गुस्से से हाथ जोड़कर बोली तो महरोज़ ने खामोशी में ही आफियत जानी, इससे पटाना मुश्किल है, लेकिन मैं भी सिकंदर शाह हूँ, तुम्हें अपना ना बनाया तो कहना। वो दूर बैठा सिकंदर हया के गुस्से वाले तासरात देखकर बड़बड़ाया। बुशरा अब पहले से बहुत बेहतर थी। वो फ्रेश होकर नाश्ता करने आई। मुलाजमा ने इसे नाश्ता दिया तो वो खामोशी से खाने लगी। ड्राइंग रूम से मुसलसल बोलने की आवाज़ों पर वो उठकर वहाँ गई। अरे लो आ गई बुशरा, यही है लड़की। ताई सोबिया किसी औरत और एक मर्द के साथ बैठी थी। बुशरा को देखकर फ़ौरन बोली, अरे माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह बहुत प्यारी है, हमें तो बहुत पसंद है ना। इस औरत ने अपने साथ बैठे एक नौजवान लड़के की तरफ देखकर कहा तो वो लड़का भी मुस्कुराकर सर हिलाने लगा। बुशरा जल्दी से ड्राइंग रूम से निकल गई। क्या फिर से रिश्ते वाले? शहरोज़ 2 दिन से बिजनेस मीटिंग की वजह से शहर से बाहर था और ताई ने मौका पाते ही अपना कारनामा कर दिया था। अगले जुम्मे को तेरा निकाह है, खबरदार। जो शहरोज़ को इस बात का इल्म भी हुआ और अपनी इस चमची बहन को तो भूल कर भी मत बताना, वरना बहुत बुरा होगा। ताई से धमकी देती चली गई और वह शशदर सी वहीं खड़ी रह गई। अल्लाह, अब क्या होगा? आप ही शेरोज़ भाई अगले हफ्ते आएंगे, कह रहे थे कि काफ़ी बिजी हैं। हया बुशरा के पास धब से बैठती अपनी टेलपोनी को मरोड़ती बोली, आप ही क्या हुआ? आप कितने दिनों से उदास हैं? बुशरा को गुमसुम देखकर वह जल्दी से बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम पता है कल अपनी दोस्त के घर चली जाना, काफ़ी दिनों से कहीं गई नहीं होना। बुशरा जल्दी से बोली, सोबी ने इसे हया को घर से बाहर भेजने का कहा था। कल जुम्मा था और कल ही इसका निकाह भी था। नहीं आप ही, मेरा दिल नहीं है, फिर कभी चली जाऊंगी। हया मुंह बनाकर बोली, मैंने कहा ना तुम चली जाना, ठीक है। बुशरा ने थोड़े ज़ोर से देखकर बोला तो उसने सर हिला दिया। लो ये खाना ले जाओ बुशरा के लिए, फिर तुम भी खा लेना। ताई ने खाने की ट्रे हया को थमाते कहा। हया ने हैरत से ने देखा। ले खाना खा लें। इसने ट्रे बुशरा के आगे रखी। तुमने खाया? बुशरा ने इसे सवाल किया। नहीं अभी खाऊंगी। ताई अम्मी ने कहा है कि आपको दे दूं, फिर मैं जाकर खा लूं। वो बुशरा के चेहरे को देखती बोली, ठीक है तुम जाओ, मैं खा लूंगी। वो खाना खाने लगी। हया ने बगौर इसका चेहरा देखा, मुरझाया सा चेहरा, वीरान आंखें। वो गहरी सांस लेकर उठ गई। ड्राइवर को बता दिया है, तुम्हें ले जाएगा और वापस भी ले आएगा। बुशरा से हदायत देती हुई दरवाजे तक आई। आप ही मैं जल्दी आ जाऊंगी, उसने मुस्कुराकर कहा। तुम नहीं तुम आराम से आना। हया की बात पर ताई अम्मी ने लोन से हाँक लगाई। हया अजीब नज़रों से इन्हें देखने लगी। इसे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। अपने दिमाग से सारे मनफी ख्याल झटक कर वो गाड़ी में बैठ गई। शायद पुलिस स्टेशन वालों ने ताई अम्मी को सीधा कर दिया है। वो खुद को तसल्ली देने लगी। लो ये जोड़ा पहनकर तैयार होना, तेरे ससुराल से आया है। वो बुशरा को एक थैला पकड़ाकर पलट गई। वो बेबसी से थैला एक तरफ रखकर बैठ गई। कैसी ज़िंदगी है ये? अगर हया का ख्याल ना होता तो खुदकुशी कर लेती। आंसू टिप टिप इसके गालों से बहने लगे थे। शरोज़ मुझे माफ़ कर दे, मैं मजबूर हूँ। वो ख्यालों में शरोज़ से मुखातिब थी। ताई की दी हुई धमकी इस डरपोक लड़की को डराने के लिए काफ़ी थी। वो किसी से मदद मांगने का सोच भी नहीं सकती थी। वो आंसू पूछती जाए नमाज़ बिछाकर नमाज़ पढ़ने लगी। ब्यूटिशियन कमरे में दाखिल हुई तो वो दुआ कर रही थी। इसे देखकर जल्दी से उठी। मामा, अगर शरोज़ भाई ने इसकी शादी के बाद भी इसे ना छोड़ा, मतलब अगर तलाक दिलवा दी तो? मिसबा शीशे के सामने खड़ी तैयार होती माँ से बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, तेरे बाप सब संभाल लेंगे। वो लिपस्टिक लगाते बोली, फिर अपने बाल सेट करने लगी। आपने डैड को क्या बताया है? वो कैसे मान गए इसे शादी के लिए? मिसबा तजस्सुस से बोली, अरे तेरे बाप को ठगना कौन सा मुश्किल काम है? मैंने कह दिया कि ये बुशरा का आशिक है, इससे पहले ये दोनों भागकर शादी कर लें। हम ही शादी करवा देते हैं, कम से कम इज्जत तो ख़राब ना होगी। वो आईने में अपना अक्स देखती मकरू लहजे में बोली। दरवाजे पर खड़ा वजूद ये सब सुनकर साकत हो गया था। बारात आ चुकी थी। बुशरा का दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को था। वो आईने के सामने अपनी वीरान आंखें लिए खड़ी थी। इसका सरापा किसी को भी मदहोश कर सकता था। ब्राइडल मेकअप में वो शहजादी लग रही थी। कुछ देर बाद वो सोबिया के हमरा अपना भारी होता वजूद घसीटती स्टेज पर आ बैठी। इसके साथ ही इसका होने वाला दूल्हा बैठा था। इसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। शादी में फुरकान साहब के चंद दोस्त आए हुए थे। निकाह बिल्कुल सादगी से रखा गया था, बिल्कुल मख्फी, कहीं तो बेहतर होगा। टेरेस से झांकता वजूद बेचैनी से दरवाजे की जानिब देख रहा था। बुशरा का पूरा वजूद कांप रहा था। निकाह शुरू हुआ। वो लड़ती पलकों से अपनी गोद में पड़े कांपते हाथों को देख रही थी। ज़िंदगी में और कितने इम्तिहान बाकी हैं। रुक जाए मौलवी साहब। एक मर्दाना आवाज़ पर सब लोगों ने पलटकर दरवाजे की जानिब देखा। शहरोज़ गुस्से से लाल चेहरा लिए दरवाजे पर खड़ा था। इसके यानी पीछे पुलिस वर्दी में मलबूस सिकंदर और चंद एहलकार खड़े थे। शहरोज़ तेज़ी से चलता हुआ स्टेज पर पहुंचा। दूल्हे मियाँ की ज़बरदस्त घूंसों लातों से दावत कर डाली। पूरे हाल में चैप गोइयाँ शुरू होने लगी। आपको अरेस्ट किया जाता है एक लड़की को इस गैंग के हाथों बेचने पर जो लड़कियां स्मगल करता है। सिकंदर ने हथकड़ी
सोबिया और फुरकान साहब के आगे करते हुए कहा, बुशरा हक तक सी बैठी ये सब देख रही थी तो क्या इसे बेचा गया था? टेरेस पर खड़ा वजूद एक बार फिर साकत हो गया। वो हया थी, हया गुलफाम, जो सिकंदर को पुलिस यूनिफॉर्म में देखकर सकते में आ गई थी। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगती नीचे पहुंची। आपी आप ठीक हैं? सफ़ेद पड़ती बुशरा को थाम कर वो इसके साथ सलाने लगी, इसका हाथ सलाने लगी। हमने बेचा नहीं है, यकीन करें, हम तो सिर्फ शादी करवा रहे थे। फुरकान साहब ने सफाई पेश की। अब ये सब बातें थाने जाकर सिकंदर ने इनके हाथ हथकड़ी लगाई। रुकें एसएचओ साहब, निकाह में तो शामिल होने दें इन्हें। शहरोज़ ने रोकते हुए ज़ुमानी अल्फाज में कहा तो हया और बुशरा ने आके फाड़ कर से देखा। मौलवी साहब निकाह शुरू करें। शहरोज़ हया को साइड करता खुद बुशरा के बराबर बैठते हुए बोला, इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुने। वो अधेड़ उम्र औरत खुद को हथकड़ियों से आज़ाद करवाने की नाकाम कोशिश करते हुए सिकंदर से बोली, चुप रहो वरना धर दूंगा कान के नीचे। सिकंदर गुस्से से बोला तो वो सहम कर पीछे हो गए। हया ने एक नज़र सिकंदर को देखा जो इस वक्त संजीदगी से खड़ा निकाह होते देख रहा था। ऐसा लगता था कि वो हया को जानता ही ना हो। निकाह के बाद सिकंदर ने शहरोज़ को मुबारकबाद दी। ताई और मिसबा कर्ज कर रह गई थी इनके लिए किराए पर पान इनके किए किराए पर पानी फिर गया। शहरोज़, मुझे यकीन करो, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि सोबिया ने बुशरा का सौदा किया है। फुरकान साहब बोले, फुरकान साहब मैंने कोई सौदा नहीं किया, ये झूठ बोलते हैं। सोबिया तड़क कर बोली, झूठी मकार औरत, तूने हमसे 20 लाख रुपए लिए हैं इस लड़की के। हम जेल गए तो तू भी जाएगी। अधेड़ उम्र औरत चीखी थी, इन्हें ले चलो। सिकंदर ने कांस्टेबल को हुक्म दिया तो वो अधेड़ उम्र औरत और इसके बेटे को ले गए। सिकंदर ने आगे बढ़कर सोबिया और फुरकान की हथकड़ी खोल दी। अपनी बीवी को लगाम दे वरना एक दिन बहुत जलील करवाएगी। वो इन्हें कहकर शहरोज़ को लेकर बाहर चला गया। आए आप ही चलें कमरे में। हया बुशरा को लेकर कमरे में चली गई। देख सिकंदर, ये सब ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? इसे सीधा बता देता, तेरे आगे बात बनी नहीं तो तूने मज़ीद बिगाड़ दी। सिकंदर ने शहरोज़ को हया के बारे में बताया तो वो सर पकड़ कर रह गया। यार, मैंने सोचा था कि अगर इसे मुझसे मोहब्बत करनी हुई तो ऐसे ही कर ले। पुलिस यूनिफॉर्म में देखकर तो हर लड़की मरती है मुझ पर। वो गर्दन कड़ाकर बोला, मगर मैं नहीं मरती। हया की आवाज़ पर दोनों चूके। वो चलती उसके करीब आ गई। तुम जैसे घटिया धोखेबाज लड़के से नफरत करती हूँ, समझी? हया गुस्से से दांत पीस कर बोली, हया प्लीज़ एक बार बात तो सुनो। सिकंदर बेबसी से बोला, मगर वो तनफन करती वहाँ से निकल गई। आप यहाँ क्या कर रही हैं? शहरोज़ बुशरा को ढूंढता हुआ इसके कमरे में आया तो वो सोफे पर बैठी नजर आई। कुछ नहीं है, आपको कुछ चाहिए? वो हड़बड़ा कर उठी। आप शायद भूल रही हैं, हमारा निकाह हो गया है तो सुरन आपको मेरे कमरे में होना चाहिए। शहरोज़ ने जिताती नज़रों से देखा, लेकिन वो कुछ कहती, मगर हया कमरे में दाखिल होती इसकी बात काट गई। लेकिन कुछ नहीं जीजू, आप चले, मैं आपकी दुल्हन को लाती हूँ। शहरोज़ मुस्कुराकर कमरे से निकल गया, मगर बुशरा से घूर कर रह गई। हया, ताई अम्मी, वो बेबसी से बोली, ताई अम्मी कुछ नहीं कर सकती, अब शादी हो गई है आपकी। वो अदा से अपनी टेलीफोनी हिलाकर बोली। बुशरा को एक सुर्ख रंग का शरारा पहनाकर से तैयार करके वो उसे शहरोज़ के कमरे में बैठाई। शहरोज़ इस वक्त वॉशरूम में मौजूद था। हया से बैठाकर कमरे से निकल गई। वो कन्फ्यूज़ सी उंगलियां मरोड़ती हुई बैठी थी। वॉशरूम के दरवाज़ा खुलने पर इसका दिल ज़ोर से धड़का था। शहरोज़ मुस्कुराकर इसके पास आकर बैठ गया। माशाल्लाह, वो इसका हसीन चेहरा देखकर बेख्तियार बोला। बुशरा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। शहरोज़ ने इसका हाथ पकड़कर मोहब्बत से इसे देखा। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, वादा है मेरा। बुशरा ने सर उठाकर इसकी आंखों में देखा, जहां मोहब्बत ही। आप खुश हैं ना? बुशरा ने इससे सवाल किया। बेहद खुश हूँ, वो मुस्कुराकर बोला। खुशी इसके चेहरे पर से नज़र आ रही थी। आपको किसने बताया कि ये सब, मतलब आप तो अगले हफ्ते आने वाले थे ना? बुशरा ने कुछ याद आने पर पूछा। इसका डर शहरोज़ के रवैये से अब ख़त्म हो गया था। मुझे मेरी साली पल पल की खबर दे रही थी। जब आपने इससे अपनी दोस्त के घर भेजा तो वो रास्ते से ही वापस आ गई थी। घर का मोहर देकर इसने मुझे वापस आने का कहा और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी रानी के पास आ गया। शहरोज़ ने इसे सारी तफसील बताई। शुक्रिया, बुशरा ने मुस्कुराकर कहा। ओहो, ऐसे शुक्रिया नहीं चलेगा, अपना इनाम मैं खुद वसूल करूंगा। वो शरारत से बोला तो बुशरा खिलखिलाकर हंस दी। फुरकान साहब से अच्छी भली बेइज्जती होने के बाद सोबिया अब गुस्से में भरी बैठी थी। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, इसने मेरा बेटा छीन लिया, अब सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो पागलों की तरह खुद से बातें कर रही थी। वो अभी सोने लेटी ही थी जब इसके मोबाइल पर अनजाने नंबर से कॉल आने लगी। पहले तो उसने इग्नोर किया, मगर दूसरी तरफ कोई पागल हो गया था। कॉल पे कॉल किए जा रहा था। हेलो
जी क्या क़यामत आ गई है जो इस वक्त कॉल पर कॉल कर रहे हैं आप। वो गुस्से से कॉल रिसीव करते ही बोल पड़ी, एक बार बात तो सुन लो प्लीज़। सिकंदर की आवाज़ पे इसने गुस्से से कॉल काट दी। फ़ोन दोबारा बजने लगा तो इसने मोबाइल ही ऑफ़ कर दिया। धोखेबाज फ्रॉड पीछे ही पड़ गया है। वो बड़बड़ाती हुई आंखें मूंद गई। 1 महीना और गुजर गया। इस दौरान हया ने दोबारा सिकंदर को नहीं देखा था। ताई अपने कमरे में बंद रहती थी। शेरोज़ और बुशरा का ज़्यादा वक्त घूमने फिरने में ही लगता था। कल हया का पहला पेपर था। वो कमरे में बैठी जी जान से पढ़ाई कर रही थी। ए लड़की, मुलाजमत छुट्टी पर है, चल किचन समेट दे। ताई अम्मी धड़म से दरवाज़ा खोलती हुई बोली और ये जा वो जा। वो उठी और दरवाज़ा खोल लॉक करके फिर से पढ़ने लगी। शोर की आवाज़ पर वो उठकर बाहर की। नौकर नहीं है वो किसी की, जिसको खाना चाहे वो खुद बना ले। शेरोज़ सोबिया को कहता बुशरा का हाथ पकड़कर कमरे में चला गया। गालिबन ताई ने बुशरा से किसी काम का कहा था। पेपर काफ़ी अच्छा हो गया है, मेरा इजी था। वो माही के साथ ग्राउंड में बैठी पेपर के मुतालिक बातें कर रही थी। हया वो देख। माही ने गेट की तरफ इशारा किया तो उसने गदर मोड़कर इसे देखा। सिकंदर पुलिस यूनिफॉर्म में आंखों पर चश्मा सेट करता कॉलेज में दाखिल हो रहा था। सब लोग हैरानी से इसे देख रहे थे। इसके पीछे ही पुलिस की पूरी नफरी चली आ रही थी। हया और माही उठ खड़ी हुई। वो चलता हुआ आगे आया और हलकारों को इशारा किया। वो सब यहाँ वहाँ दौड़ने लगे। कुछ ही देर बाद चंद हलकारों ने 4 लड़के और 2 लड़कियाँ अरेस्ट की थी। सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स हैरत से ये मंजर देख रहे थे। ये सब क्या है सर? एक प्रोफेसर ने सिकंदर से सवाल किया। ये वो गैंग है जो लड़कियाँ अगवा करके बेचता है। काफ़ी मेहनत के बाद ये लोग हाथ लगे हैं। सिकंदर मुतमिन सा बोला। इन लड़कों में वो लड़का भी शामिल था जिसने एक मरतबा सिकंदर की रिगिंग की थी। तब हया ने इसे थप्पड़ मारा था। दूसरे से हया को नज़रअंदाज करता इसी शान से कॉलेज गेट से बाहर चला गया। इसके पीछे ही तमाम अहलकार भी निकल गए। हया को अपना नज़रअंदाज करना बहुत बुरा लगा। वो पैर पटकती कंटीन की तरफ चली गई। माही भी से आवाज़ देती रही। इसके पीछे लपकी। मिसबा तू पागल हो गई है क्या? बकवास करती है। सोबिया चीखती बोली। इसकी नामो नेहाद बेटी कारनामा कर आई थी। मामा माफ़ कर दे, मुझे नहीं पता था वो धोखेबाज निकलेगा। वो शर्मिंदगी से बोली। कमरे के पास से गुजरती हया वहीं खड़ी रह गई। क्या मतलब है तेरा? वो तुझे घर से उठा कर ले गया था क्या? तू खुद गई थी और अब ये गुनाह उठा लाई है। वो इसे बाजू से पकड़े गुस्से से बोली। मम्मा प्लीज़। मिसबा अपने दर्द करते बाजू को छुड़वाते हुए बोली। तो अभी के अभी मेरे साथ हस्पताल चल रही है। इस मुसीबत से जान छुड़वाएगी। वो इसे खींचती हुई दरवाजे तक लाई। दरवाज़ा खोलते ही वो ठटक गई। शेरोज़ और हया आंखें फाड़े इन्हें देख रहे थे। हया को वहाँ खड़ा देखकर शेरोज़ भी चला आया था। माँ बेटी की बातें सुनकर इसका जिस्म सुन्न हो गया। मामा क्या है ये सब? वो धाड़ा और सोबिया समेत मिसबा भी कांप गई। भाई माफ़। मिसबा ने कुछ कहना चाहा मगर हया का एक जोरदार थप्पड़ इसका गाल लाल कर गया। बेहया लड़की, मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे तुम लोग और अपनी बेटी निकली। वो गुस्से से बोली थी। सोबिया चुप सी रह गई थी। शाम को फुरकान साहब घर पहुंचे। अलग भूचाल आया हुआ था। मम्मा खुदा के लिए कुछ करे, मैं मर जाऊंगी, मैं अपना बच्चा नहीं मार सकती। वो अब माँ के पैरों में बैठ गई। वो चाहकर भी इस बच्चे को नहीं मार सकती थी। सब लोग लॉन्च में सुन से बैठे थे। इस खबर ने सबको दिला दिया था। तू इस गुनाह को पालेगी। सोबे फट पड़ी। गुनाह नहीं है, ये निकाह किया था मैंने जुहेब से। हाँ तो अब कहाँ है तेरा जुहेब? फुरकान साहब शदीद गुस्से से सुर्ख हो रहे थे। बाबा इसने मुझे तलाक दे दी है। वो बच्चा नहीं चाहता था। वो रोती हुई बोली। तो तूने छुप कर निकाह किया क्यों? वो आवारा बदमाश लड़का। अब हम कहाँ ढूंढेंगे इसे? फुरकान साहब फिर से बोले। शेरोज़ खामोशी से एक तरफ बैठा था। बुशरा और हया को वहाँ आने से मना किया था मगर हया रेलिंग पर खड़ी सब कुछ सुन रही थी। मिसबा ने एक नज़र माँ को देखा फिर बाप को। बाबा मैंने निकाह मामा की मर्ज़ी से किया था। इसने गोया धमाका किया। क्या मतलब है सोबिया? वो हैरत से सोबे का मुंह देखने लगे जो सर झुकाए खड़ी थी। शेरोज़ एकदम से खड़ा हो गया। मैं कुछ नहीं जानती। ये सब किया धरा इस हया का है। इसने वर्गलाया था मेरी बच्ची को। मैं क्या करती? मैंने बदनामी के डर से निकाह करवा दिया। हया ने मुझे मजबूर किया था। सोबी आंसू बहाती बोली। बस कर दे मामा, मैं जानता हूँ कि हया आपको कितना धमकाती होगी। शेरोज़ तंजिया बोला। तो तू भी अब इसकी तरफदारी करेगा? सोबे बोली। शेरोज़ कुछ कहता मगर मोबाइल फ़ोन की रिंग ने इसे अपनी तरफ मतवज्जो किया। वट वह हैरत से कहता कॉल काट कर मोबाइल पर कुछ देखने लगा। मेरे अल्लाह, इस कमीने ने सोशल मीडिया पर वीडियो डाल दी है। वो सदमे से सर पकड़े बोला। क्या? मिसबा समेत सोबी और फुरकान साहब भी, चूँकि इसने सोशल मीडिया पर मिसबा की वीडियोज़ वायरल कर दी हैं। शेरोज़ आंखें फाड़े मोबाइल को देख रहा था। इतने में फिर से फ़ोन बजा और फिर लोग फ़ोन करके मिसबा के कारनामे की खबरें दे रहे थे। शेरोज़ गुस्से से लाल होता मिसबा की जानिब बढ़ा। तेरी जैसी बहन से बेहतर था
कि मेरी कोई बहन ना होती, इसके बाजू पर दबोचता। वो गुस्से से बोला, हया रेलिंग पर खड़ी सहमी हुई थी। या अल्लाह ये सब क्या हो गया, अल्लाह जी मदद करना। वो मुसलसल दुआ मांग रही थी। इसे ये सब अच्छा नहीं लगा था, अनजाना सा खौफ था, पता नहीं क्या होगा। फुरकान साहब की दबी दबी चीख पर वो लोग पलटे। बाबा बाबा क्या हुआ? शरोज भाग कर पहुंचा। गाड़ी निकालो, बाबा सांस रहे, इन्हें हॉस्पिटल अभी हॉस्पिटल चलेंगे बाबा। वो इन्हें कंधे पर उठाकर बाहर को भागा। हया बुशरा को लेती इनके पीछे भागी, मगर तब तक गाड़ी जा चुकी थी। अगर ताया अब्बू को कुछ हो गया तो। बुशरा दिल पर हाथ रखते हुए रोती चली गई। हौसला करें आप ही, आप चले, हम दूसरी गाड़ी में चलते हैं। वैसे साथ लिए ड्राइवर को कहती गाड़ी लेकर अस्पताल की जानी बढ़ गए। शिरोज के साथ साथ वो लोग अस्पताल पहुंचे और सुबह तक पूरे घर में कहराम मच गया था। फुरकान साहब हार्ट अटैक से गुजर गए थे। सोबी बेगम चीख चीख कर रोती और माफ़ी मांगती जाती। अल्लाह ये क्या कर दिया मैंने, अल्लाह माफ़ कर दे। वो बाल हाथों में जगड़ते चीख रही थी। महल्ले की औरतें मिसबा को देख देख कर खुसर फुसर कर रही थी। हया बुशरा को संभाले खुद भी रोए जा रही थी। ताया ने कभी इनके सरों पर शफकत से हाथ नहीं फेरा था, मगर वो थे तो बाप की जगह वो इतनी भी बेहिस ना थी कि इससे दुख ना होता। जनाजा लॉन में रखा गया था। सब औरतें बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। सोबिया रो रो कर ढाल सी एक तरफ ढह गई थी। मर्दाना रोने की आवाज़ पर हया ने देखा तो साकत रह गई। गुलफाम साहब, इसका बाप, जिसे वो 6 साल बाद देख रही थी, भाई की मैयत पर बैठे जोर जोर से रो रहे थे। इसे नफस से मुंह फेर लिया और बुशरा को लिए कमरे में चली गई। वो कमरे में बैठी कुरान पढ़ रही थी जब औरतों की चीखों पुकार पर वो तेजी से बाहर गई। महल्ले की औरतें घर में जमा थी। इनके लॉन के बीचों बीच मिसबा का वजूद पड़ा था। मिसबा, ये क्या हुआ? वो भागती हुई बाहर गई। वो खुदकुशी कर ली, इसने छत से कूदी है, ये एक औरत ने कहा तो वो आंखें फाड़े इसके बेजान वजूद को देखने लगी। शहरोज भाई ये क्या हो गया? ये सब। वो शहरोज की तरफ भागी जो खुशक आंखों के साथ खड़ा था। ताया को मरे 3 दिन हुए थे और अब मिसबा सोबिया बेगम का सोबी बेगम का तो दिमाग ही जगह पर नहीं था। कभी रोती तो कभी हंसती। मरने दो इसे भी, हया जिंदा रहकर रोज़ मरती हैं, इससे आज ही मर जाएं। वो पथराई हुई आंखों से सपाट लहजे में बोला। शरोज भाई, वो फूट फूट कर रो दी। शरोज भी बर्दाश्त ना कर पाया तो वहीं ढह गया। किसकी नज़र लग गई मेरे घर को, मैं क्या करूं? वो मर्द होकर रो रहा था। बुशरा सोबे को संभाल संभाल कर हलकान हो रही थी। सारा घर सोग में डूब गया था। शरोज उठ, यार्ड चल। सिकंदर ने आते से उठाया, जल्दी से कफन दफन का इंतजाम किया। लोग जनाजा पढ़कर चले गए थे। वो सब लाउंज में बैठे ज़मीन को घूर रहे थे। सुबह से किसी ने खाने का लुकमा तक नहीं निकला था। गुलफाम साहब भी बीवी समेत वहीं थे, मगर इनसे किसी ने कोई बात नहीं की थी। हया मेरी बच्ची, उन्होंने इसे हल्का सा झंझोड़ा तो वो चूकी। उठो खाना खा लो। इसने इधर उधर देखा तो कोई भी मौजूद नहीं था। सभी खाना खाने चले गए थे। वो खामोशी से उठकर डाइनिंग टेबल की तरफ चल दी। हया गुलफाम साहब लॉन में बैठी हया के पास बैठते इसे पुकारने लगे। वो बेरुखी से उठकर जाने लगी तो उन्होंने इसका हाथ पकड़कर रोक लिया। तुम सब ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर क्या गलती है मेरी? वो बेबसी से गोया हुए आप पूछ रहे हैं क्या गलती है? सारी ज़िंदगी मुड़कर नहीं देखा तो अब क्यों याद आ गई है आपको? वो गुस्से से हाथ छुड़ाती चीखी थी। इसके शोर पर सब लोग बाहर भागे थे। हया मेरी बात तो सुन लो एक बार। वो खड़े होते मिन्नत के अंदाज में बोले, अंकल आप क्या चाहते हैं, क्यों आए हैं यहाँ? शरोज ने संजीदगी से पूछा। मैं अपने बच्चों के पास। इनकी बात ख़त्म होने से पहले हया चीखी, कौन से बच्चे, किसके बच्चे? जब हम मस्जिद में थे तब क्यों नहीं आए? जब मेरी माँ मरी तब कहाँ थे? जब मेरी किरदार कशी हुई, मेरी बहन ने अज़ीज़ झेली, मारे खाई, तब कहाँ थे आप? वो गला फाड़ कर चीखी थी। इसकी टेल पोनी ढीली होती कंधों पर जा लगी। मैं आया था, बहुत बार आया था। गुलफाम साहब रंदी आवाज़ में बोले तो सब चूके थे। मतलब? शरोज ने पूछा। मतलब ये कि हम यहाँ बहुत मरतबा आए मगर धुतकारे गए। जवाब गुलफाम साहब की दूसरी बीवी तूबा ने दिया था। बुशरा ने हया को देखा। हया गहरी सांस लेकर कुर्सी पर ढह गई। तुम्हारी ताई सोबिया और महरूम फुरकान साहब हमें दिक्कत देकर निकाल देते। चौकीदार तक को मना कर रखा था कि हमें गेट से ही धुतकार दिया जाए। तुम्हारी माँ के मरने पर हया और बुशरा को मिलने हर महीने हम उम्मीद लिए आते थे और बेइज्जत होकर जाते रहे। तूबा कहती चली गई। गुलफाम साहब की आंखों से आंसू बह रहे थे। अपनों की जुदाई ने मार डाला। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने दूसरी शादी कर ली, फिर लौट कर आना नसीब ही ना हुआ। मेरा सगा भाई मुझे धुतकारता रहा। वो फूट फूट कर रो दिए थे। बुशरा इनके पास जाकर बैठ गई। अब्बा रोए मत, हम साथ हैं ना? गुलफाम साहब ने अपनी बेटी को सीने से लगाया। हया भी पथराई आंखों से उन्हें देख रही थी। सारी उम्र गलतफहमी में गुजरी थी। वो एकदम होश में आती बाप के जानिब भागी। अब्बा, गुलफाम साहब ने अपनी दोनों लाडलियों को सीने में बींच लिया।
वो बस स्टैंड पर खड़ी कब से बस का इंतज़ार कर रही थी। सूरज आग बरसा रहा था। आज इसे बस के ज़रिए जाना था क्योंकि मसरूफियात के बायस कोई इसे लेने नहीं आ सकता था। आज आखिरी पेपर था जो उसने काफ़ी अच्छा किया था। अब बस कॉलेज से छुट्टियां थी। पसीनों पसीनी होती वो यहाँ वहाँ टहल रही थी। उक्का दुक्का लोग वहाँ मौजूद थे मगर ज़्यादा रश ना था। थक कर वो बेंच पर बैठ गई। पिछले कुछ दिनों में घर का माहौल खुशगवार हो गया था मगर इसके अंदर एक बेचैनी सी थी। इसकी वजह शायद सिकंदर था जो इसे इसे दोबारा नज़र नहीं आया था। बस आ चुकी थी और सर झटकती उठकर बस में सवार हो गई। घर में दाखिल होती अजीब हफा दफड़ी मची हुई थी। सब लोग भागम भाग लगे हुए थे। बुशरा किचन में तेज़ी से काम कर रही थी। मुलाजमा बैठक साफ करने में मसरूफ़ थी। गुलफाम साहब और इनकी बीवी न जाने क्या बहस करने में मसरूफ़ थे। सोबिया तो शोहर और बेटी की मौत से अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी थी, इसलिए इन्हें इलाज के लिए मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया था। शेरोज़ बाज़ार से सामान लेकर घर में दाखिल हुआ। अरे हया तुम आ गई, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर मेरी मदद कर दो बहन की, शेरोज़ इसे खड़ा देखकर बोलता किचन में चला गया। कोई मेहमान आ रहे हैं क्या? वो किचन में आती बोली हाँ तुम्हारे रिश्ते वाले आ रहे हैं। बुशरा ने मसरूफ़ अंदाज में बताया। क्या मतलब? वो चूक कर बोली तुम कमरे में चलो मैं आकर बताती हूँ। बुशरा ने इससे किचन से बाहर धकेला तो वो कमरे में चली गई। आपी मैं शादी नहीं करना चाहती प्लीज़, वो सदमे से बोली थी। इसके रिश्ते वाले आ रहे थे और वो लोग जल्दी ही शादी करना चाहते थे। लड़के वाले शेरोज़ की जान पहचान वाले थे इसलिए वो मुतमिन था। क्यों सारी उम्र हमारे सीने पर मूंग दलोगी क्या? तूबा कमरे में दाखिल होती इसे छेड़ने लगी। आंटी प्लीज़, वो बेबसी से बोली। आंटी हया मैं आंटी हूँ। तूबा हैरत से बोली सॉरी मैं भूल जाती हूँ अम्मी। हया ज़ुबान दांतों में दबाती खफत से बोली। तूबा इससे 100 बार बता चुकी थी कि इन्हें अम्मी बुलाया करे मगर वो हमेशा भूल जाती थी। देखो हया जो भी हो शादी तो होगी ही और तुम्हारे बाबा भी यही चाहते हैं कि अब तुम्हारी मर्ज़ी है। दोनों इसे समझाती बाहर निकल गई। वो बेड पर बैठ गई। न जाने की वो अजीब सी बेचैनी थी। क्या मैं सिकंदर को चाहती हूँ? वो खुद से सवाल करने लगी। नहीं, मैं क्यों किसी लड़के को पसंद करने लगी? इसे अगर मोहब्बत होती तो ना ही मुझे नज़रअंदाज करता और ना ही इतने दिन तक गायब रहता हूँ। यही होती है मोहब्बत, ज़रा सी बेइज्जती पर ही औकात दिखा दी। वो खुद को खुद ही जवाब देती तैयार होने चली गई। रिश्ता पक्का हो चुका था। लड़की की बहन और माँ हया को अंगूठी पहना कर जा चुकी थी। सुनने में आया था कि बहन शादीशुदा है। घर में लड़का अपनी माँ के साथ रहता है। वालिद चंद साल पहले फौत हो गए थे। फिलहाल लड़का शहर से बाहर किसी काम से गया हुआ है। शादी की तारीख अगले महीने की तय हुई। सच्ची तेरी शादी? माही हैरत से चीखी। हाँ सच्ची, वो संजीदगी से बोली। माही हया के घर आई हुई थी। पेपर्स खत्म हो चुके थे सो वो दोनों कॉलेज से फ्री ही थी। हया ने पहले तो इसे अपने घर में गुजरी क़यामत के बारे में बताया तो वो अफसोस करने लगी मगर रिश्ते की बात बताते इसका मुंह हैरत से खुल ही गया था। तो खुश नहीं है? इसकी खामोशी को भांपते उसने सवाल किया। उदास भी नहीं हूँ, बस कोई फीलिंग्स नहीं आ रही। वो गहरी सांस लिए बोली। अच्छा लड़के की पिक्स तो दिखाओ। माही ने झट फरमाइश की। मैंने नहीं देखा लड़का, इसने बेजारगी से कहा। मतलब बिना देखे शादी? वो हैरान हुई। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है लड़का देखने में। वो उठकर खिड़की के पास खड़ी हो गई और घर में किसी ने भी जहमत नहीं की दिखाने की। माही की हैरत ख़त्म ही नहीं हो रही थी। वो खामोशी से खिड़की के बाहर देखती रही। हया तू सिकंदर को चाहती है? माही के यकदम कहने पर वो झटके से पलटी। पागल है क्या? बकवास मत कर, मैं क्यों इस मिसनी को चाहूँगी? वो लापरवाही से बोली। तो यूँ उदास क्यों है? देख तू अगर इसे चाहती है तो बोल दे, ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। इसने इसे समझाना चाहा मगर वो अपनी टेल पोनी झड़कती बज़ाहिर लापरवाही से सोफे पर बैठ गई। शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर पर थी मगर वो अपने अंदर की वीरानी के बायस कुछ भी खुशी से नहीं कर रही थी। अगर इसने एक बार भी पलट कर देखा होता तो शायद मैं कुछ सोच ही लेती मगर वो तो भूल ही गया। वो लौ में बैठी उदासी से सोचने लगी, फिर सर झटकती उठकर फूलों को देखने लगी। इसे सब कुछ अजीब सा लगा था मगर वो अपने अंदर के जज्बात को जुटलाकर शादी की तैयारी में मसरूफ़ रहती थी। इसने ना तो लड़के का नाम जानना ज़रूरी समझा और ना ही इसकी तस्वीर देखी। इसकी सास और नंद के कई बार आकर मिल चुकी थी मगर घर में तो मानो लड़के का जिक्र तक नहीं होता था। हया ये ड्रेस अच्छा है ना? मैंने ये मेहंदी पर पहनना है और ये बारात पर। बुशरा ने अपनी की शॉपिंग दिखा रही थी और वो बेध्यानी में सब देख रही थी। हया मेरी जान उदास मत हो, हम तुझसे मिलने आते रहेंगे। इसे गुमसुम सा देखकर गुलफाम साहब ने इसे अपने साथ लगाया तो वो रो पड़ी। न जाने से क्या गुबार था कि वो रोती रही। किसी ने इसे चुप नहीं करवाया। अपना गुबार इसने आंसू के जरिए निकाला और मुतमिन सी हो गई। अपने बाप की पसंद पर इसे पूरा भरोसा था इसलिए मुतमिन हो गई। आखिर वो दिन आ ही गया। आज इसकी मेहंदी थी। सब लोग ही खुश थे। माही इसके हाथों पर मेहंदी लगा रही थी। वो सबको खुश देखकर खुश थी। जेन से सारी सोचें झटक कर वो
मुतमिन हो गई थी। माशाल्लाह दुल्हन बहुत प्यारी है। एक औरत ने इसके माथे पर बोसा दिया था। अपनी तारीफ पर इसने अदा से अपनी टेल पोनी झटकी और माही को देखने लगी। इस पोनी को खोल दो, आज मेहंदी है, कुछ अच्छा सा स्टाइल बनवाओ। वो इसकी पोनी खींचती बोली। इसकी बुरी रेशमी बाल एकदम इसकी कमर पर लहरा गए। किसी ने बहुत गौर से इसके बाल देखे थे। इसके चेहरे पर तो मुस्कुराहट थी, मगर आंखों की वीरानी पर वह शख्स मुस्कुरा उठा। मेहंदी के फंक्शन के लिए इसे तैयार करने पार्लर वाली आ चुकी थी। तैयार होकर वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। पार्लर वाली रुखसत हुई तो इसने दराज से एक फ़ोटो फ्रेम निकाला। अम्मी, आप जिंदा होती ना तो मैं आपको अपने दिल का सारा हाल बताती। मैं आपके बिना बहुत उदास हूँ, मुझे अजीब सी घुटन हो रही है, मैं कैसे मैनेज करूँगी। वो रोती हुई इसकी तस्वीर से बातें कर रही थी। हया, तैयार हो, बाहर से शायद माही ने पुकारा था। इसने जल्दी से आंसू साफ किए और तस्वीरों को अपने बैग में रख लिया। वो इस तस्वीर को अपने पास ही रखना चाहती थी। पूरे फंक्शन में वो मुस्कुराहट अपने होंठों पर चिपका कर बैठी रही थी। बैठे बैठे कमर अकड़ गई थी। कमरे में आते इसने जल्दी से चेंज किया और बिस्तर पर ढेर हो गई थी। थकन इसे कुछ सोचने का मौका ही ना दिया और नींद की वादी इस पर मेहरबान हो गई। इसकी आंख शोर से खुली थी। इसके बगल में ही माही घोड़े बेचे सो रही थी। वो न जाने कब इसके साथ आकर सो गई थी। वो बालों की पोनी बनाती उठी और कमरे से बाहर आ गई तो मुलाजमा पर बरस रही थी। ज़रूर इस मुलाजमा ने कोई नुकसान किया होगा। वो बड़बड़ाती हुई कमरे में आ गई। बारात का फंक्शन शाम में था। सोलन तो इसे सो जाना चाहिए था ताकि शाम को वो थकी हुई ना होती, मगर से नींद नहीं आई तो वो टेरेस पर चली गई। आज बादल छाए हुए थे, यकीनन बारिश लगनी थी। वो काफ़ी देर यूं ही टहलती रही, अपने हाथों पर लगी मेहंदी को घूरती रही। मेहंदी का रंग काफ़ी गहरा आया था। वो सर झटक कर नीचे आने लगी। भूख भी अब ज़ोरों से लगने लगी थी। यूं ही पूरा दिन माही की बोंगियाँ सुनते, कभी बुशरा की इमोशनल बातें सुनते इसका गुजर ही गया। इसके दिल में ना कोई खुशी थी और ना गम, बस बेचैनी थी, न जाने क्यों। वो दुल्हन ही बनी स्टेज पर बैठी हुई थी। माही बार बार इसे छेड़ रही थी। हयाम, मैंने दूल्हा देखा है, अभी अभी बहुत खूबसूरत है, हैंडसम भी बहुत है। वो इसके घूंघट में मुंह दिए सरगोशी कर रही थी। माही, मेरे घूंघट से बाहर निकलो, सब लोग देख रहे हैं। वो चिढ़कर बोली, अरे कुछ नहीं होता, सुनो तो। माही लापरवाही से बोली। इससे पहले वो मजीद कुछ कहती निकाह ख्वान स्टेज पर आए तो वो खुद घूंघट से बाहर को निकली थी। इसकी हथेलियां पसीने से तर हो गई थी। कुछ ही देर में वो किसी और की हो जाएगी। अजीब बेचैनी ने इसके पूरे जिस्म में हलचल मचा दी थी। क्या आपको सिकंदर शाह वल्द अकबर शाह हक महर 50 लाख इस 50 लाख के अवश्य ये निकाह कबूल है। वो सिकंदर नाम पर चूकी, क्या इसका नाम भी सिकंदर है। वो वाह किस्मत के खेल तो देखो, जिस नाम से दूर भागती थी अब वही सारी ज़िंदगी सुनना पड़ेगा। वो अजीब अंदाज में सोचती सर हिलाने लगी। हया, क्या हुआ, बोलो ना। बुशरा ने इसके कान में सरगोशी की तो वो होश में आई। जी जी कबूल है। इस तरह 3 मरतबा कहते ही मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हुआ। वो अब किसी और की हो चुकी थी, लेकिन वो अजीब सी बेचैनी वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। दूल्हा ना ही अंदर आया और ना ही इसने कोई तस्वीर ली। अजीब दूल्हा था। रुखसत के वक़्त वो गुलफाम साहब के सीने लगी खूब रोई। सबसे मिलते मिलते आखिर में वो बुशरा के गले लगी तो बचपन की तमाम हसीन यादें इसके जहन में घूम गई। माँ को याद करके इसके रोने में शिद्दत आ गई। हर आंख अश्कबार थी। इसका रोना या फिर वक़्त का फिर वक़्त का ज़ाया दूल्हे से बर्दाश्त ना हुआ तो वो लंबे लंबे ढक बढ़ता अंदर दाखिल हुआ। सफ़ेद शलवार कमीज़ पर ब्लैक वास्केट पहने वो खूबरू शहजादा अपनी दुल्हन की जानिब बढ़ा और इसे बाहों में भर लिया। रोना धोना बहुत हुआ। अब हम चलते हैं, गंभीर आवाज़ में कहता वो इसे लिए गाड़ी में ले गया। सब लोग इसकी हरकत पर बुत बने देखते रह गए। वो इसे गाड़ी में बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठा और गाड़ी भगा ले गया। हया ने अपनी सांसों को संभालते हुए गर्दन टेढ़ी करके दूल्हे को देखा तो साकत रहेगी। क्या ये सच है या फिर मुझे गलत फहमी हुई है। वो साकत के आलम में से देखती रहेगी, मगर वो सबसे अनजान गाड़ी चलाने में मगन था। चंद रस्मों के बाद इसे सजे हुए कमरे में बैठा दिया गया। वो अब तक सदमे की हालत में बैठी इस चेहरे को सोच रही थी जिसने गाड़ी में देखा था। ये कैसे हो सकता है। वो बार बार खुद से सवाल कर रही थी। यूं ही हैरान और परेशान सी बैठी थी जब कमरे का दरवाज़ा खोला। एक नौजवान बड़ी शान से चलता हुआ इसके करीब खड़ा हो गया। वो तेज़ी से बेड से उतरी और इसके सामने खड़ी हो गई। ये सब क्या है सिकंदर। वो अब यकीन कर चुकी थी कि वो सिकंदर ही है। इसके चेहरे की मुस्कुराहट यही बता रही थी, हमारी शादी है और क्या। वो मुतमिन सा कहता, इसे आग लगा गया था, मतलब ये सब तुम्हारा किया धरा है, तुमने धोखे से शादी कर ली मुझसे। वो सदमे से चीखी थी। रिलैक्स यार, क्या हो गया है, शोहर से ऐसे बात करते हैं क्या। वो कहता अपनी बास्केट उतार कर हैंग करने लगा। सिकंदर, मुझे कुछ बताओगे। वो अब भी हैरान थी। हया के
नखरे जब सिकंदर से मज़ीद बर्दाश्त ना आए तो उसने शेरोज़ से इस बारे में बात की। शेरोज़ पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर इसने सिकंदर को एक अजीब प्लान बताया। घर में सबको ये बात बताएगी कि दूल्हे का नाम, इसकी तस्वीर, इसका कुछ भी हया को नहीं बताना। माही ने इस सब में सिकंदर का बहुत साथ दिया था। हया के बदलते जज्बात इससे चेहरे से पढ़े जा सकते थे। माही वक्त फ़वक्त सिकंदर को हया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देती रहती थी। मतलब ये सब लोगों ने मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया और मैं यूं ही घुल रही थी। वो दुख से बोली। अपने अंदर की बेचैनी की असल वजह इसे अब समझ में आ रही थी। तुम किसके गम में घुल रही थी? सिकंदर ने आईबक चाकर पूछा। किसी के नहीं, बस यूं ही। वो हड़बड़ा गई। अब क्या ख्याल है? इसने संजीदगी से पूछा तो वो चूकी। किस बारे में? मेरे साथ खुशी खुशी रहना है या फिर यहाँ भी लड़ना है? इसने शरारत से आंख विंग की तो इसने सर झुका लिया। तुम बहुत बुरे हो। इसने बाजू इसके बाजू पर मुक्का मारती वो हंस दी तो सिकंदर भी मुस्कुरा उठा। पागल कहीं की। तो कैसा लगा आपको ये नावल? एक छोटी सी लव स्टोरी थी, बहुत अच्छी थी। राइटर ने बहुत अच्छे तरीके से इसको बयान किया था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। कुछ टिपिकल स्टोरियों से हटकर भी थोड़ा सा लव स्टोरी, रोमांटिक टाइप का भी नावल, इस तरह के हल्के फुल्के भी अच्छे लगते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। और मैं सोच रही हूँ कि मैं आपके लिए एक नया सेगमेंट शुरू करूँ कि कुछ लोगों को थोड़ी सी हॉरर टाइप की और इस तरीके से नावल्स भी पोस्ट किया करूँ, लेकिन बाकी नावल भी साथ साथ पोस्ट हुआ करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप तब भी अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। तो इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।